जनगणना देश का एक्सरे है, ये पहला कदम। ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। तुम खुद झूठे हो, झूठों के सरदार हो। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो के स्पेशल एडिशन पर। 5 राज्यों के नतीजे आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर बार की तरह टाइम्स नाउ नवभारत आपको तेज और सटीक नतीजे सबसे पहले दिखाएगा। कल रविवार है और घर में नवभारत देखने के लिए अपनी जगह फिक्स कर लीजिए। चाय कॉफी सब इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि ये नतीजे सिर्फ 5 राज्यों के नतीजे भर नहीं होंगे। इन नतीजों से 2024 के चुनाव के समीकरण और नैरेटिव दोनों तैयार होंगे। आप असल नतीजे देखेंगे उससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल से जो आपको रुझान मिले हैं उनका कुछ और विश्लेषण अभी बाकी है। साथ में यह भी बाकी है कि वीआईपी में सीटों में कौन कहां कैसे जीत रहा है। गहलोत हार रहे हैं या जीत रहे हैं, शिवराज का क्या होगा, कमलनाथ अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि छिंदवाड़ा में भी हालत में चुनौती है। एग्जिट पोल में क्या रुझान है, ये सब बताने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने पैनल के गेस्ट आपसे परिचय करा दें। क्या पैनल पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी से है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबा नकवी जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रही हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, बहुत जरूरी है ये जानना कि ये कहां और कैसे हुआ खेला। और सैंपल साइज आपकी स्क्रीन पर है। ये छोटा मोटा सैंपल साइज नहीं है। राहुल, अखिलेश, बीजेपी, हर किसी का क्या होने वाला है हर आदमी से वहां पूछा गया है और हर वोटर ने अपना रुझान बताया है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि बागियों का किस तरह से हुआ खेला। बागी हर पार्टी में थे। मध्य प्रदेश में अगर बागियों का नंबर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुलदीप सिकरवार कांग्रेस से हैं, सुमावली से लड़े थे, ये बीएसपी से लड़े हैं, कांग्रेस को छोड़कर गए थे, हार रहे हैं। के श्रीवास्तव टीकमगढ़ बीजेपी से बगावत किया, निर्दलीय लड़े, हार रहे हैं। हर्षवर्धन बुरहानपुर बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय लड़ रहे हैं, हार रहे हैं। जयकांत सिंह बरगी से लड़े हैं, कांग्रेस से बगावत की, रियल इंडिया पार्टी से लड़े हैं, हार रहे हैं। शेखर चौधरी गोटे गांव कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय लड़े हैं, ये भी हार रहे हैं। ये हमारा सर्वे बता रहा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में देखें तो प्रदीप खेस जशपुर से कांग्रेस से बगावत की, हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लड़ने वाले अनुभव तिवारी भी कांग्रेस से बगावत करके गए थे, हार रहे हैं। टेकचंद चंद्रा जयजयपुर से कांग्रेस से बगावत करके गए थे, जेसीसी से लड़े हैं, हार रहे हैं। रामबाई देवांगन भटगांव से लड़े थे, बीजेपी से बगावत करके हार रही हैं। और चांदनी भारद्वाज मस्तूरी बीजेपी से बगावत करके जेसीसी से लड़ी, हार रही हैं। यानी कि बगावत करने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कहीं नहीं टिक रहे। इसके बाद राजस्थान देख लेते हैं। यूनुस खान डिडवाना से बीजेपी से बगावत करके गए, निर्दलीय लड़े हैं, जीत रहे हैं। करीबी माने जाते हैं वसुंधरा राजे के। आशु सिंह सुरपुरा
झोटवाड़ा से बीजेपी से बगावत करके लड़े थे, निर्दलीय लड़े हैं, कांटे की टक्कर में है। प्रियंका चौधरी बाड़मेर में बीजेपी से बगावत, निर्दलीय लड़ी हैं, जीत रही हैं। रविंद्र सिंह भाटी शिव से लड़े थे, बीजेपी से बगावत, कांटे की टक्कर में है। फतेह खान शिव से लड़े हैं, कांग्रेस से बगावत, कांटे की टक्कर में है। चंद्रभान सिंह आख्या चित्तौड़गढ़ बीजेपी से बगावत, जीत रहे हैं। आशा मीणा सवाई माधोपुर से बीजेपी से बगावत, निर्दलीय लड़ी, हार रही हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा उदयपुर वाटी कांग्रेस से बगावत, शिवसेना शिंदे से लड़े हैं, हार रहे हैं। करुणा चांडक गंगानगर कांग्रेस से बगावत, निर्दलीय लड़ी हैं, हार रही हैं। देवराम रोत डूंगरपुर कांग्रेस से बगावत, निर्दलीय, हार रहे हैं। ये तो हाल है बागियों का। राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य में बहुत ज्यादा बागियों को कुछ मिल नहीं रहा, ये बड़ी बात है। इसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो हमने अपने सर्वे में पूछा। आपने मध्य प्रदेश में क्या देखकर कांग्रेस को वोट दिया? मुख्यमंत्री का चेहरा 10% लोग कह रहे हैं। मौजूदा सरकार से नाराजगी 49%। ओपीएस का वादा, ओल्ड पेंशन स्कीम 18%। परंपरागत वोटर जो है 23% है कांग्रेस पार्टी के। आपने अपने मध्य प्रदेश में क्या देखकर बीजेपी को वोट दिया? हिंदुत्व 36%, मोदी का चेहरा उसके ऊपर 19%, राष्ट्रवाद 19%, लाडली बहन योजना 26%। ये बताता है कि कुछ नतीजे मध्य प्रदेश के किस तरह से आए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या कमजोरी रही? कमजोर संगठन 32%, गुटबाजी 26%, कमजोर कैंपेन 17%, नया सीएम फेस ना होना 25%। मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या कमजोरी रही? 18 साल एक ही मुख्यमंत्री 28%, गुटबाजी ज्यादा बड़ी नहीं 11%, एंटी इनकम्बेंसी 19%, विधायकों के काम से नाखुश 40%। यानी एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुद्दा था। और आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी अगर मध्य प्रदेश निकाल रही है 18 साल के राज के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की विफलता है, कांग्रेस की गलत स्ट्रैटेजी है, या फिर वो जो अखिलेश वखिलेश वाला फैक्टर है जिस पर आपने ट्वीट किया था, ये कारण? देखिए नाविका जी, एक तो सारे जवाबों से पहले और सवालों के बाद में अगर लगा हुआ है। ये जो अगर है ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें जो मध्य प्रदेश में फिर वो अगर आएगा कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें हिंदुत्व सबसे ज़्यादा चला होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो धर्म भीरू जनता है, धार्मिक जनता है। और जिस तरह के बयानात इंडिया गठबंधन के हमारे एलाइज़ के आए, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि गांव का आदमी भी अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे जुड़ा रहता है। ये अलग बात है कि हम उसको सीरियस लें या ना लें। दूसरा पॉइंट है कि वहाँ कमलनाथ जी एक ऐसा चेहरा थे जो जिन पे हिंदू विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगाया जा पा रहा था, और कमलनाथ जी वहाँ सबसे बड़े नेता के रूप में काम कर रहे थे। मगर फिर भी जो संगठन था उनके अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं था जो जनता के बीच में जा कर के जनता को मोबिलाइज कर सकता था या उसके ग्रीवेंसेस सुन सकता था। दिग्विजय सिंह जी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, अपने संगठनात्मक क्षमता के आधार पर और अनुभव के आधार पर वो कार्यकर्ताओं को रोक रहे थे और कार्यकर्ताओं को थोड़ा मोबिलाइज भी कर रहे थे। लेकिन वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद जो एक सेकंड लाइन लीडरशिप का जो एक चेहरे का अभाव दिखाई दिया मुझे, वो अभाव मुझे लगता है कि कुछ काम किया है। और उसने ग्वालियर चंबल संभाग में हम लगभग 26 सीट जीते थे 2018 में। इस बार मुझे लगता है कि हमें वहाँ 9-10 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो पहले तो हमको लग रहा था कि भाई मध्य प्रदेश बहुत आसानी से हम जीत रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसमें कल ये सब सर्वे आया है तो फिर जो सोचने पर हर आदमी मजबूर हुआ है कि अगर 1% मान लिया जाए कि ये सर्वे ठीक है, ये एग्जिट पोल ठीक है, तो फिर इसमें कहाँ कहाँ कमी रह गई। तो उसमें एक तो ये मुझे नज़र आता है। दूसरा मुझे नज़र आता है ये जो
ये जो अखिलेश यादव जी ने जिस तरह वहाँ चुनाव टारगेट करके, उनका जो टारगेट था वो बीजेपी नहीं है, उनका टारगेट है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। और मैं अखिलेश जी और से बहुत ज़्यादा उनकी नेचर से वाकिफ़ हूँ, मैं उनको खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि वो पर्सनल लेते हैं जब लड़ाई लड़ते हैं। जैसे उनकी मित्रता किसी से हो गई तो फिर उसको मदद करेंगे, चाहे वो पार्टी लाइन कुछ भी का है। और अगर उनकी शत्रुता किसी से हो गई तो जो कमलनाथ जी ने अचानक वो अखिलेश बोला, उससे ना उनको हर्ट हुआ है और उनको चुभ गई बात वो। फिर उन्होंने जैसे कि चाणक्य ने एकदम से ही चोटी में गांठ बांध ली थी कि भाई मैं कुछ भी करूं नंदवंश का नाश कर दूंगा। तो वो उनकी जो दुश्मनी थी कांग्रेस से कम कमलनाथ जी से ज़्यादा थी। अब ये ऑब्वियस था कि भाई अगर सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर होंगे। तो मुझे लगता है अखिलेश जी ने टारगेट करके जहां यादव और मुस्लिम सीटें थीं, जो जहां उनके वोट थे, वहां अपने कैंडिडेट दिए। और देखना जब रिजल्ट आएगा पूरा, तो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000, 2000, 4000, 5000, 7000, 6000 जो वोट काटा उन्होंने, वो कांग्रेस को डायरेक्ट नुकसान दे रहा है। उसकी वजह से ये सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 बहुत अहम बातें कही आपने। एक, आपने कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है और डीएमके का स्टेटमेंट चाहे तमिलनाडु में हुआ हो, लेकिन कांग्रेस में किसी ने इसके विपरीत कुछ नहीं बोला, तो यहां पे चोट लगी है। दूसरी बात आपने कही कि ज्योतिरादित्य के चेहरे के अभाव से। और तीसरी बात अखिलेश वखिलेश। अब अनुराग भदौरिया जी, चाणक्य की चोटी में गांठ बांधने की बात आचार्य जी कर रहे हैं, जो अखिलेश को अच्छे से पहचानते हैं। तो फिर ये गठबंधन 2024 में कैसे जाएगा? देखिए, गठबंधन अपनी जगह है। कहते हैं ना, समाजवादी पार्टी स्वाभिमानी पार्टी, स्वाभिमान से तो समझौता नहीं कर सकती ना। अगर हमने उनसे कहा कि मुझे 10 सीटें दे दीजिए, चूंकि लगातार समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में अच्छा रहा है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो हमारे विधायक भी जीतते रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बड़ी होती थी कि हमें सीटें देती, हमारा सम्मान करती, जो कांग्रेस ने नहीं किया। तो अब कांग्रेस अगर सम्मान मध्य प्रदेश में नहीं कर रही है या हमारे साथ समझौता नहीं कर रही, तो ये तो है नहीं कि हम वहां नहीं लड़ेंगे या हम अपनी पार्टी नहीं बढ़ाएंगे या हमारे कार्यकर्ताओं को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जो कार्यकर्ता वहां लड़ते आए, जीतते आए, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि लगातार हम जीतते रहे वहां पे। तो पार्टी को तो लड़ना ही वहां पे। तो पार्टी किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ रही है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और खुद जीतने के लिए लड़ रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को ऐसा लग सकता है, कांग्रेस के जो शुभचिंतक है उनको लगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? भाई हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी मजबूत है वहां पे, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? 71 सीटों पे लड़ रहे हैं और रिजल्ट आएगा, आप देखना कि हमारी सीटें कितनी आती हैं और कितनी सीटों पे हम नंबर 2 पे रहते हैं, वो भी देख लीजिएगा आप, क्योंकि हमारी वहां पे हमारा कितनी मजबूत संगठन है वहां पे, तो मजबूत संगठन है। दूसरा की भाषा की मर्यादा कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के नेता रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो, ये जिम्मेदारी उनकी बड़ी बनती है। चाहते तो भाषा की मर्यादा हम भी तोड़ सकते थे, हम भी बोल देते कमलनाथ अमलनाथ कौन है ये, लेकिन हम नहीं बोल सकते कमलनाथ अमलनाथ, क्योंकि ये संस्कृति संस्कार समाजवादी पार्टियों का नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के विकास की राजनीति करते हैं। हमारा झगड़ा किसी पार्टी से नहीं है, हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश पर आप विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं है और भाषा का नियंत्रण करना चाहिए था, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम साथ साथ हैं लेकिन कुछ इनको एडजस्ट कर लेना चाहिए था। दोनों विरोधाभासी बातें नहीं है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है नविका जी विरोधाभासी ही नहीं है, ये मजबूरी का जो चरम है उसको दिखा रहे हैं। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करना है गठबंधन पर, कैसे रिएक्ट करना है राजनीति पर। और समाजवादी पार्टी के लिए संकट बहुत बड़ा हो गया है। अनुराग भाई तो तेलंगाना में बीआरएस को जिता रहे थे, बाकायदा उन्होंने बधाई दी है, क्योंकि डिबेट में उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश का मसला नहीं है, पूरे देश में समाजवादी पार्टी एक रीअलाइनमेंट के लिए तैयार हो चुकी। मध्य प्रदेश को लेकर जो आचार्य जी ने कहा, मुझे लगता है कि बहुत सटीक विश्लेषण उन्होंने किया। 2018 में सिंधिया जी थे, दिग्विजय जी थे और कमलनाथ थे। एक आपको याद दिलाता हूं, दिग्विजय जी ने सपत्नीक नर्मदा की यात्रा की थी
और उसका 70 से 80 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा था। इस बार दिग्विजय सिंह कहीं चुनावी मतलब मुझे तो नहीं दिखा अभी चुनाव के बाद कहीं एक विधानसभा क्षेत्र में कुछ वोट की गड़बड़ी का था तो वो भले वहां डाल के चारपाई लेट गए। इस बार कांग्रेस इतना डिवाइडेड हाउस दिखा जो लगभग लग रहा था कुछ है ही नहीं, कपड़े फाड़ने की बात आ गई। और वो भारतीय जनता पार्टी जो फुल्ली डिवाइडेड हाउस थी, आप जैसे कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, तो मध्य प्रदेश में आप ग्वालियर चंबल से निकलिए एक दूसरा आ जाता था, महाकौशल पहुंचे दूसरा आ जाता था, मालवा निमाड़ पहुंचे तीसरा आ जाता था, भोपाल पहुंचे चौथा आ जाता था, विंध्य पहुंच जाइए, मतलब हर क्षेत्र के अलग नेता और सब शिवराज जी से लड़ रहे थे। अमित शाह ने उसको ठीक कर दिया, नट बोल्ट दुरुस्त कर दिया, और जिस समय उधर ठीक हो रहा था इधर लीकेज बढ़ रही थी। तो मुझे लगता है कि इस बात को समझना चाहिए कि भोपाल में जो गठबंधन बना था उसकी रैली रद्द करनी पड़ी। आप इतना कुछ करने के बाद आपकी कैंपेन खत्म हो गई। वो नर्मदा जबलपुर में नर्मदा घाट पर एक आरती की थी प्रियंका जी ने, उसके बाद पूरा मोमेंटम लूज कर गए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से वहां सरकार बना रही, थोड़ा बहुत तो कुछ अनुराग जी का भी योगदान रहेगा, उनकी पार्टी का योगदान रहेगा। हाँ, तो कौन किसको मदद कर रहा है ये तो पता ही चल रहा है। अजय आलोक जी, अगर ये पूरा देखा जाए चुनावी समीकरण, एक मिनट अनुराग जी, अगर ये पूरा समीकरण देखा जाए तो बीजेपी 10 सेकेंड अनुराग जी, चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकता, इंतजार कीजिए ना, आपके पास आ रही हूं। लेकिन अजय आलोक जी, मांग रहा हूं मैं, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूं। विपक्ष अगर 10 सेकंड मांग रहा है तो दे दीजिए, विपक्ष का भी तो सम्मान कर लीजिए, पक्ष को तो इतना समय मिल ही जाता है। नहीं, त्रिपाठी मैं तो आपकी भी आभारी हूं और आचार्य जी की भी आभारी हूं कि इंडिया गठबंधन के 2 लोग मेरे साथ इस डिबेट में है, तो आपको नाराज कैसे कर सकती हूं, क्योंकि बॉयकॉटेड हूं ना, तो आप प्रेशर डालते रहते हैं। बोलिए 10 सेकेंड। नहीं, प्रेशर वेशर नहीं डालता हूं। 10 सेकेंड मैंने कहा कितनी आसानी से आचार्य जी और हमारे त्रिपाठी जी बोल के निकल जाते हैं। अरे भैया, समाजवादी पार्टी है, संगठन है, मध्य प्रदेश में हमेशा लड़ती आई है और खुद जीतने के लिए लड़ती आई है हमेशा। आप अपना सोचिए, अपनी बचाइए कि भैया आपकी पार्टी कैसे बचेगी। ये अपना सोचिए किसको बोल रहे हैं, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का तो वहां संगठन है नहीं। अपना बचाइए तो आचार्य जी आपको बोल दिया, कांग्रेस पार्टी को बोल दिया। अब इतनी मोहब्बत की दुकान जो चल रही है, क्या करें इसका आचार्य जी? देखिए, अनुराग जी ने मजाक में गंभीर बात कर दी। पहली बात, इनकी जो बात है वो कांग्रेस को थ्रेट है, चेतावनी नहीं है, धमकी है। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी धमकी में आने वाली पार्टी नहीं है भदौरिया जी। और आपने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाया, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि चुनाव आपको लड़ाने का हक है, लेकिन वहाँ आप दिल खोल के ये बात कहिए कि हम कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरह मैं स्वीकार करता हूं सच को, इसलिए आप भी स्वीकार करिएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी कि जो कमलनाथ जी ने अखिलेश जी के लिए शब्दावली का प्रयोग किया, उससे कोई सहमत नहीं है, लेकिन उनकी नेचर में ये शामिल है। थोड़ा वो एकदम अचानक से रेस्पॉन्ड करते हैं, तो उसमें उन्होंने कह दिया। उनका भी ध्येय ये नहीं था, उनका कहने का मकसद ये नहीं था कि अखिलेश जी को कोई अपमानित करना है, जहाँ तक मैं कमलनाथ जी को जानता हूँ। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि दिग्विजय सिंह जी का जो रोल है, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में एक जमीनी नेता है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं कि 2018 के चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह जी सारे पदों को छोड़ करके वर्किंग कमेटी में भी वो थे, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में वो थे और जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस पार्टी के। उनको छोड़ के नर्मदा की परिक्रमा की, और उस नर्मदा की परिक्रमा के बाद वो जो नर्मदा यात्रा की उन्होंने 3500 किलोमीटर की, वो लगभग 109 सीटों से गुजरी थी हर्षवर्धन जी। और इस बार ये हुआ है नाविका जी कि दिग्विजय सिंह जी के फोटो तक गायब थे। वहाँ किसी पोस्टर पे दिग्विजय सिंह जी का फोटो नहीं था, किसी रैली में दिग्विजय सिंह जी का भाषण नहीं कराया। एक इतने बड़े नेता को आप इस कदर ह्यूमिलेटेड करेंगे और उसको एक तरह से साइड लाइन कर देंगे, तो जो वर्कर है, जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 सालों से वहाँ एक नेता के रूप में दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह जी के बाद देखे हैं। कमलनाथ जी वरिष्ठ हैं, दिग्विजय सिंह जी हमेशा कहते हैं कमलनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, सुनिए, लेकिन वहाँ एक इतना बड़ा
पूरा का पूरा एक सेक्टर है कांग्रेस पार्टी का, जो वर्कर से लेकर नेताओं का, जो कितनी बार एमएलए बनाए उनसे पूछो भाई आपको किसने बनाया, वो कहते हैं राजा साहब ने। एमपी बनाया साहब राजा साहब ने, राज्यसभा बनाया राजा साहब ने, मिनिस्टर मुझको बनाया पहली बार राजा साहब ने, मुझे साहब ये बनाया राजा साहब ने। तो आज भी दिग्विजय सिंह 24 घंटे में से 17 घंटे लोगों से मिलते हैं। अभी भी वो भोपाल में हैं, पिछले 10 दिन से वो दिल्ली नहीं आए। तो प्रश्न ये पैदा होता है, जिस व्यक्ति की इतनी पकड़ है उसको रैलियों से गायब कर देना, ये मुझे लगता है कि वर्कर को भी थोड़ा सा ठेस लग रही थी। तो हम लोग अंतर्कलह से भी गुजर रहे थे। तो अजय आलोक जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को फिट कर लिया मध्य प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश बाबू ने कांग्रेस पार्टी को फिट कर दिया। तो शायद इस विश्लेषण से ये लग रहा है कि आपको तो वॉकओवर दे दिया इन्होंने मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की जीत एक के साथ एक फ्री आपको यूं ही मिल रही है। अब राजस्थान आप जीत रहे हैं, ये ऐसा पोल बता रहे हैं। मध्य प्रदेश अगर आप जीत जाते हैं और अगर छत्तीसगढ़ में मुकाबले की टक्कर है, तो आप 2024 तक जाते जाते बीजेपी का क्या रोल देखते हैं और विपक्ष का क्या? देखिए नाविका जी, मैं आपके साथ पहले भी बोल चुका हूं कि वी अपक्ष ये पक्षी हैं, और वी अपक्ष पक्षियों में एकता नहीं होती है। और ये तो आपके टीवी चैनल पे साफ दिख रहा है अभी, जिस तरह से भदौरिया जी और आचार्य जी कह रहे हैं। आचार्य जी ने अपनी बात शुरू की अगर से। ये अगर बहुत बड़ा मगर होता है, जिसको अगर में भरोसा अगर हुआ तो उसको मगर निकल जाता है। आचार्य जी, मुझे ऐसा ही लगता है। हम अगर पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से कह रहे हैं। आप देखिए तीनों एग्जिट पोल में हम तो 5 के 5 हार गए थे 2018 में, लेकिन जितने एग्जिट पोल हुए हैं लगभग 8 या 10 के करीब, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह हमारी बढ़त दिखाई गई है। छत्तीसगढ़ में कोई भी हमें 35, 36, 40 से नीचे नहीं दे रहा है। पिछली बार हमें 15 सीटें मिली थी। और राजनीति में इतने दिन से रहते हुए और चुनाव को देखते हुए इतने दिन में आचार्य जी भी, अनुराग जी भी मानेंगे कि जो एक बार जब बढ़ने का ट्रेंड होता है ना चुनावों में, तो वो घटता नहीं है, वो बढ़ते चला जाता है। तो निश्चित तौर पे आज मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर और अपने नेतृत्व के बदौलत राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और ये नतीजे सबको चौंकाएंगे। जहां तक रही बात 24 की, तो 24 का तो परिणाम पहले से घोषित है। विपक्षियों को चाहिए थोड़ा 29 की तैयारी करें। जहां तक रही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, फलाना ढिमकाना, तो हमारा यही कहना है कि प्रयासों का असर है और प्रोडक्ट की क्वालिटी का बात है। चंद्रयान हमने दूसरे अटेम्प्ट में लॉन्च कर दिया और चंद्रयान अपने लक्ष्य को भी पा गया, लेकिन राहुल गांधी को 20 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अभी तक बेचारे लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं। और कल एग्जिट पोल के थोड़े बहुत नतीजे एक दो जगह पे पक्ष में क्या आए, तो वहां पर शुरू हो गई भारत जोड़ो यात्रा, ये सफल हुई, राहुल का नया कैरेक्टर आया है, नया कलेबर आया है। ना अगर है ना मगर है, सीधी एक डगर है, और वो है विजय की डगर। तीनों राज्यों में हम विजय पताका फहराएंगे, और तेलंगाना में जहां हम पिछली बार 1 सीट पे थे, इस बार एग्जिट पोल ही हमें 7 से लेकर 12 सीट तक दे रहे हैं, तो मतलब हम 700 गुना बढ़े। चलिए, जब एक सीट पे हम 4 लोकसभा जीते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर 7 से 10 सीट जीतेंगे तो कम से कम 10 लोकसभा सीट हम तेलंगाना में भी जीतेंगे इस बार। बाप रे बाप, घबरा रहे हैं सारे कांग्रेस। मैं आलोक जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि तेलंगाना में ये 10 जीते, 12 जीते, 13 जीते, 14 जीते, सपोर्ट किसको करेंगे? अभी तक तो आप कह रहे थे कि सारे आपके नेता बोल रहे हैं कि केसीआर। आपको क्या लग रहा है, त्रिशंकु आ रही है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एग्जिट पोल बता रहा कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर एग्जिट पोल आपका ये मानना है कांग्रेस वहां भी नहीं आ रही है? सुनिए आलोक जी, डॉक्टर साहब, फिर अगर पे आप आ गए, बात तो सुनिए ना। चलिए मैं आपके मगर पे आ जाता हूँ कि हमारी सरकार बन रही है, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें तो आप समर्थन देंगे भी नहीं, ना हम समर्थन आपसे लेंगे, लेकिन फिर वो अगर पे मेरा जो अगर है वो आपका मगर बन सकता है। तो आप अपनी डगर के हिसाब से बताइए कि अगर मान लीजिएगा वहाँ सरकार किसी की बहुमत की नहीं बनी, तो क्या आप केसीआर को सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को रोकने के लिए? अजय जी, बड़ा सवाल जी का भाषण सुना था ना आपने? प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना था ना, जब उन्होंने तेलंगाना में जाके बोला था कि केसीआर आए थे एनडीए में शामिल होने के लिए और मैंने हाथ जोड़ लिए। तो क्या ऐसे स्पष्ट संदेश नहीं है कि हम किधर रहेंगे? हम बोले ना कि ना हम अगर में हैं ना मगर में हैं। हमारी डगर बहुत सिंपल है।
दोनों को हम, एक को नागनाथ है, एक को सांपनाथ मानते हैं, कांग्रेस को और केसीआर को। तो सवाल ही नहीं है किसी के पास जाने का। लेकिन ऐसी बातें हम अपनी स्थिति मजबूत प्रधानमंत्री ने शरद पवार, अजीत पवार के लिए भी कही थी। तो बिल्कुल अजीत पवार अपनी पार्टी तोड़ के बिल्कुल कही थी, और हमने एनसीपी से समझौता नहीं किया था। अजीत पवार एनसीपी तोड़ के अपने समर्थकों के साथ आके एनडीए में शामिल हुए। शरद पवार एनसीपी में अभी भी है बने हुए। ये लोग तो जिनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, महबूबा मुफ्ती को और मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए पीडीपी को बहुत कुछ कहा रहे थे, लेकिन आपने महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया। बुरहान वानी को जो शहीद मानती हैं उनको आपने सीएम बनाया था। वहां चलते जनता के सवाल ये नहीं है। लौट कर आते हैं, जो डेटा है उस पर लौट कर आते हैं। और मैं सबा नकवी जी आपसे पूछूंगी, मध्य प्रदेश भी, लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ के भी कुछ सवालों के जवाब किस तरह से लोगों ने दिए हैं वो पहले हम देख लें। छत्तीसगढ़ में आपने में क्या देखकर कांग्रेस को वोट किया? मुख्यमंत्री का चेहरा यानी कि बघेल पॉपुलर है, जन कल्याणकारी योजनाएं 18%, बघेल 34%, सरकार का अच्छा काम 31%, पारंपरिक मतदाता 17%, बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया हिंदुत्व 12%, मोदी का चेहरा 33%, लोक लुभावन वादे 28%, मौजूदा सरकार से नाराजगी 27%। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या कमजोरी रही? सरकार अच्छे से नहीं चलाई 21%, भ्रष्टाचार 27%, विधायक से नाराजगी 45% और संगठन में फूट 7%। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या कमजोरी रही? मजबूत सीएम फेस ना होना 52%, गुटबाजी 18% और बागी नेता 21%। ये लोगों का कहना है। ये सबसे बड़ा। और राजस्थान में अगर मैं देखूं तो राजस्थान के भी ये नंबर चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में क्या देखकर कांग्रेस को वोट दिया? मुख्यमंत्री का चेहरा 47%, जन कल्याणकारी योजनाएं 45%, ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा 12%, पारंपरिक मतदाता 16%। बीजेपी के फेवर में क्या गया? हिंदुत्व 26%, मोदी का चेहरा हिंदुत्व से भी ऊपर है 28%, राष्ट्रवाद 14%, मौजूदा सरकार से नाराजगी 32%। कांग्रेस की कमजोरी, सरकार अच्छे से नहीं चलाई राजस्थान में 19%, भ्रष्टाचार 27%, विधायक से नाराजगी 37%, संगठन में फूट 17%। राजस्थान में बीजेपी की क्या कमजोरी रही? सीएम फेस ना होना 55%, गुटबाजी 18%, बागी नेता 27%। सबा नकवी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का फॉर्मूला चीफ मिनिस्टर का फेस ना प्रोजेक्ट करना, मोदी के नाम पर जाना, ये इनकी कमजोरी रही या ये इनका गुड स्ट्रैटेजी कॉल रहा? नंबर 1। और नंबर 2, क्या करप्शन अभी भी मुद्दा है जो सारी चुनावी दल इस वक्त कहते हैं कि ईडी, सीबीआई ये सब, लेकिन करप्शन एक मुद्दा निकल कर आ रहा है इन सवालों में। इन सवालों के जवाब आप कैसे देखती हैं? और आगे 2024 में इंडिया गठबंधन का क्या होने वाला है, इस पर भी आपकी राय। सबसे पहले नविका मैं कहूंगी कि ये जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ग्रामीण, इनमें बहुत लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, और जो आप हर इसमें देखिए कि सब अपने लोकल एमएलए से नाराज हैं, और हर जगह अलग अलग कहानियां होंगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक गहलोत खुद वो एक उनकी पॉपुलैरिटी है और उनके कुछ स्कीम्स भी पॉपुलर हैं, लेकिन भाजपा ने कैंडिडेट नहीं दिया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होते हैं। राजस्थान में क्लियर मैंडेट होता है कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि वहां हंग रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे, शुरू से ही मैंने देखा, हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र कमलनाथ वाह 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 कर रहे थे, लेकिन आप गौर से देखिए कि कमलनाथ ने शुरू से ही, जब से उन्होंने मध्य प्रदेश का कमान संभाला, सबसे पहले तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ उन्होंने अपना रवैया कभी नहीं बदला।
और हम आपने भी सुना होगा ज्योतिरादित्य को घर की जरूरत थी, बहुत सारी चीजें थी, कमलनाथ ने कुछ नहीं दिया उन्हें, उनकी सरकार चली गई। इस कैंपेन के दौरान जो मेरी खबरें हैं, कमलनाथ ने किसी और की सुनी ही नहीं। उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में बात की, उन्होंने तो कहा कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ लो, जो रिकॉर्ड आंखों के आ गया। उनकी फोटो अभी किसी और के साथ शेयर ही नहीं किया। और वो, मैं नहीं मानती हूं कि वो कोई जबरदस्त मास लीडर है। वो बस है एक व्यक्ति जो पुराने कांग्रेस के हैं, जिनका एक कंट्रोवर्शियल इतिहास भी है। हालांकि वो सब मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगी। और उनके पास, कहते हैं लोग कि वो कांग्रेस के एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास काफी धन है, रिसोर्सेस हैं। उन्होंने ना तो कांग्रेस की जो टीम जो कर्नाटक से जो काम कर रही है, जिसने तेलंगाना पे शानदार काम किया है, ना तो उनकी बात सुनी, ना तो किसी और। दिग्विजय सिंह, कह तो लोग रहे थे दिग्विजय सिंह थे, अब आचार्य जी जो हम जानते हैं दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, अब वो कह रहे हैं कि उनकी फोटो भी नहीं थी। मैं राजस्थान और तेलंगाना गई थी, मैं मध्य प्रदेश नहीं गई थी। तो मुझे तो शुरू से कमलनाथ का मैं कोई बड़ी फैन हूं ही नहीं ऐसे शख्स की। मुझे वो दिग्विजय सिंह तो 10 साल राज कर रहे थे। अगर हम कांग्रेस ऑफिस में जाएं तो हमेशा वो वर्कर के साथ बैठे रहते हैं, वो उस किस्म के शख्स हैं। लेकिन भाजपा को लेकर मैं एक और बात आपसे कहूंगी नाविका, भाजपा में ये कहना कि अमित शाह ने कराया, ये संगठन ने किया है। अगर मध्य प्रदेश भाजपा रिटेन करती है, जो उनका संगठन है संघ का, आरएसएस का संगठन, उसको भी वाह कहना पड़ेगा। बिल्कुल कहना पड़ेगा, लेकिन कम हाँकना स्ट्रैटेजी को अमित शाह जी ने जिस तरह बैकरूम में केंद्रीय मंत्रियों को लड़वाया, उनको इन फाइटिंग बंद करवाकर अपने अपने रीजन में काम करने को कहा, क्या ये बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं थी जो सफल हुई? नहीं, सभा जो कह रही है उससे मैं 100% सहमत हूं। लेकिन जब हम कहते हैं कि अमित शाह की रणनीति, तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां भयानक अंतरकलह से जूझ रही थी। और एक जो नारा चल रहा था ना कि भाजपा कौन सी है, तो एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, इसको अमित शाह ने ठीक किया। ये सच है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन गुजरात से बेहतर है। गुजरात में चूंकि नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिल गया, तो इसलिए एकदम से हम उसको देखते हैं, कहते हैं नहीं वही संघ की लेबोरेटरी। संघ की सबसे बड़ी लेबोरेटरी अगर है तो मध्य प्रदेश है। हर दूसरे चौथे परिवार में आपको एक संघी मिलेगा, अलग अलग तरह से मिलेगा। वो नाराज अगर हो जाएगा तब तो संकट है। संघ संगठन बहुत मजबूत है, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जहां पर एनर्जाइज करना था, चार्ज अप करना था, उसके लिए अमित शाह की रणनीति काम की। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव को वहां बैठाया, और जब से अमित शाह ने और कमाल की बात है, शिवराज जी के बहुत नजदीकी व्यक्ति की बात, उन्होंने कहा हम लोग फुर्सत हो गए, वरना हम तो लड़ते थे इनसे। अब चूंकि अमित भाई आ गए हैं तो हमारा सारा काम दुरुस्त हो गया है। सब अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ ताकत नहीं लगा। और इसमें बड़ी दरियादिली भी दिखाई, क्योंकि शिवराज चौहान हर केंद्रीय मंत्री के रीजन में जाकर उन्होंने रैली की, और यह हमारे ओपिनियन पोल्स में लगातार दिख रहा था। कांग्रेस बहुत आगे थी, बीजेपी पीछे थी, लेकिन बीजेपी काम करती रही, लगातार आगे बढ़ती रही। ये कछुए और खरगोश की कहानी कहीं तो नहीं हो गई आचार्य जी, कि पहले सोच लिया कि जीत गए रेस और बाद में पता चला कि पीछे रह गए? देखिए नाविका जी, एक तो ये आपका जो आज का शो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा से मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, भाजपा मुझसे लड़ेगी। ये एक एनालिसिस आप कर रही है, विश्लेषण कर रही है, डिस्कशन है। और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जैसे इंडिया गठबंधन, तो मध्य प्रदेश में समाजवादी कह रही है कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस धोखेबाज है। ठीक ऐसे ही हमारी और जो एलाइज हैं वो भी हम पे निशाना ठोक रहे हैं, केसीआर भी हम पे निशाना ठोक रहे हैं। तो जनता जो है आज वो नहीं रही है जो 20 साल पहला ज़माना था, 15 साल पहला, कि अगर केरल में कोई बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश को पता लगने में 4 दिन लग जाते थे। अब एकदम सीधा सीधा असर होता है। तो एक तो इंडिया गठबंधन के जो एलाइज थे, हम लोग चतुर बन रहे थे कि साहब हम यहाँ तो कुछ करेंगे, वहाँ कुछ करेंगे। तो ये इसका भी असर पड़ा कि ये हम लोग जो है दिखावा कर रहे हैं, ये हम लोग मिले हुए नहीं हैं। हम लोगों को केवल एक ही राग हम अलापते हैं कि हमें मोदी हटाना है,
हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम राष्ट्र हित में नहीं सोच रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस के लिए कहा, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को कहा ये चिरकुट नेता है, तो ये हमें गाली दें, हम इन्हें गाली दें और फिर हम कहें कि हम इंडिया गठबंधन बनाएंगे, ये फैसला पब्लिक को नागवार गुजरा। दूसरा, ये ड्यूरिंग द इलेक्शन ये फैसला था, हम साहब बीजेपी से लड़ना हमें, लेकिन हम किससे लड़ रहे हैं? कुछ एंकर से, हम इनका बायकाट कर देंगे। अरे एंकर बेचारे गरीब का क्या लेना देना, वो ठीक है छोटा मोटा पर्सनली लेवल पे। अब नाविका जी आपको बायकाट कर दिया, 2 4 5 को और कर दिया, मतलब हमारी लड़ाई होनी चाहिए थी बीजेपी से। आप जैसे कितने नेता है कांग्रेस पार्टी में जो समझते हैं कि चुनाव एंकर से लड़ा जा रहा है? मुझे अगर आप समझदार कहेंगी तो मेरी पार्टी में कुछ नेता जो मेरा वध करने पे तुल जाएंगे। आपकी सिफारिश, आपकी हमदर्दी मेरी मुसीबत बन जाएगी। तो आप नहीं, आप बिल्कुल मेरी सिफारिश मत कीजिए, क्योंकि बिना सिफारिश आपकी सिफारिश जीना मुझे आता है। आपकी सिफारिश मेरी, ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मेरे लिए वो मुसीबत पैदा हो जाएगी। नहीं, मैं तो तारीफ करूंगी जो लोकतांत्रिक तरीके से मेरे साथ शो में बैठते हैं, अनुराग भदौरिया जी और आचार्य जी, तो मैं तो आपकी बहुत तारीफ करूंगी। अब देखिएगा, अब सवाल इस बात का है कि अगर हम सही आकलन करते हैं, सही विश्लेषण करते हैं, तो सवा नकवी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि भाई जो वर्कर के लीडर हैं उनको बेइज्जत आप करेंगे। और जो राजस्थान में जो रिजल्ट आ रहा है, अगर फिर मैं लगाऊंगा, आलोक जी फिर कहेंगे अगर मगर डगर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, अनुमान है। अगर राजस्थान में हम हारते हैं तो सचिन पायलट की जिस तरह तौहीन की गई, हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, हम लोगों ने ये बात पार्टी के फोरम पे भी रखी थी, हमने पब्लिक डोमेन में भी रखी थी कि एक सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार करना चाहिए। सचिन पायलट एक होनहार नेता हैं, उनको कमान दे दी जाए, ये चुनाव उनके नेतृत्व में हो जाए और उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, और उसके लिए पूरी पार्टी तैयार भी हो गई थी। लेकिन वहाँ इत्तेफाक से हमारे यहाँ एक बहुत ही विषम परिस्थितियों वाली और बड़ी ताकतवर एक कोटरी है, वो फैसला बदलवा देती है। और मेरा सुझाव तो छोड़ दीजिएगा, राहुल गांधी जी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में ओपनली ये कहा कि राजस्थान का एक मिनिस्टर हैं जो बहुत करप्ट हैं, इनका टिकट नहीं होगा, इनका टिकट काट दिया जाए। इनका टिकट काट दिया गया, और अशोक गहलोत जी ने जब उस मंत्री की सिफारिश की तो राहुल जी ने उनको टाइट कर दिया। ये बात पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद राहुल जी चले गए केदारनाथ यात्रा पर, उनका टिकट हो गया। तो ये हमारी किसने कराया? यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल। यही तो बड़ा सवाल है कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, और अगर मगर डगर में क्या कुछ नहीं हो गया अगर चुनाव जिस तरह के पोल्स हैं उस तरह के आए। इससे पहले कि हम आगे डिबेट पर चलें, मैं बताना चाहती हूं कि हमारे कई वीवीआईपीज की तकदीर इस वक्त कहां जा रही है। तो ये हम देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं बुधनी से। इसके बाद अगर हम देखें, कमलनाथ जीत रहे हैं छिंदवाड़ा से, और ये हमेशा जीते हैं, एक बार छोड़ के मुझे लगता है 9 या 10 चुनाव जीते हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से जीत रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं, फगन सिंह कुलहस्ते हारते हुए ट्रेलिंग नजर आ रहे हैं, और प्रहलाद पटेल भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा दातिया से कांटे की टक्कर में हैं, जयवर्धन सिंह जीत रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी का जो परिश्रम है वो आ रहा है सामने। जीतू पटवारी जीत रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, गोविंद सिंह लाहौर से कांटे की टक्कर में है, लक्ष्मण सिंह जीत रहे हैं चौचौड़ा से, अजय सिंह राहुल चुरहट से जीत रहे हैं। हमारे जो सर्वे में ये निकल कर आ रहा है कि बीजेपी के जो यूनियन मिनिस्टर लड़वाए गए वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी पे ऑफ की है बीजेपी के लिए। अजय आलोक जी, क्या ये रणनीति बहुत सोच समझकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में चलाई गई थी, क्योंकि ये अंतर कलह की जो बात है इसको रोकना था? देखिए नविका जी, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसी भी चुनाव में 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, नेताओं का परिश्रम, दूसरा जनता के साथ केमिस्ट्री, और तीसरा पार्टी की मजबूती। इन सब को देखते हुए
रणनीति जो बनती है उसी पे हम अमल करते हैं। हमारे यहाँ कोई केंद्रीय मंत्री हो गया तो ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा नेता हो गया। वो काउंसिल का भी चुनाव लड़ सकता है, वो एमएलए का भी चुनाव लड़ सकता है। उसी रणनीति के तहत ये पार्टी ने निर्णय लिया था कि सांसद और केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, तीनों राज्यों में हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री लड़े चुनाव। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी पहले होता था वाजपेयी जी के टाइम में या कांग्रेस के टाइम में, जब उनके प्रधानमंत्री कभी कभी एक आध रैली करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की क्षमता देखिए कि मध्य प्रदेश में 15, राजस्थान में 13 रैलियां, रोड शो, मध्य प्रदेश में रोड शो, छत्तीसगढ़ में 4 रैलियां, तेलंगाना में 7 रैली, 2-2 रोड शो। एक अथक परिश्रम से आता है ये सफलता हमें ऐसे नहीं मिलती है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता अपने पूरी परिश्रम, अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है। दूसरा कि एक विचारधारा, हम अपनी विचारधारा से कभी अलग नहीं होते, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, और उस विचारधारा से जनता की केमिस्ट्री चलती है और हमारी सरकारों का किया हुआ काम जो कि जनता से हमें कनेक्ट करता है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर कोई चुनाव जिताते या हराते हैं। ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें रैलियों में तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से ज्यादा रैलियां की मध्य प्रदेश में। अखिलेश जी मेरे ख्याल से 14 या 15 रैलियां की और 10 से 15 सीटों पर उसका असर भी देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने उससे भी कम की, प्रधानमंत्री ने 14-15, 7 तो उन्होंने रैलीज और रोड शो तेलंगाना में किया, जहां तेलंगाना में साउथ में बीजेपी को कहा जाता है कि अभी एंट्री में देर है, वहां इतनी मेहनत। तो जिस तरह का फैक्टर मोदी फैक्टर है, इसे तो मानना पड़ेगा। देखिए नाविका जी, बीजेपी के हम विरोध में बातें करते हैं, बीजेपी के विरोध करते करते हम लोग छात्र जीवन से यहाँ तक आए हैं, लेकिन कुछ बात है जो बीजेपी की क्लियर फंडा है। बीजेपी का जो फंडा है वो क्लियर है। वो कहते हैं हम हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भगवान राम की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो ठीक है, खुलेआम करते हैं। हमारे जो ये सेकुलरिज्म का जो ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये जनता को पसंद नहीं आ रहा है। हम जो हैं कहते हैं ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म वो है कि हिंदू और मुसलमान सब एक बराबर हैं। सेकुलरिज्म वो है जो हम हिंदुओं के हिंदू फैनेटिज्म के खिलाफ भी बोलेंगे और मुस्लिम फैनेटिज्म के खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है, सूडो सेकुलरिज्म है। इससे लोग अब त्रस्त आ गए। जनता मैं आपको यकीन के साथ आप पर तो हमेशा बंदूकें खींची रहती हैं। देखिए, मुझे बंदूक खींचे, तलवार खींचे, मेरी गर्दन कटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आचार्य प्रमोद किस्म शहीद हो जाएगा, कौन फर्क पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कहीं सेकुलरिज्म की बात आए तो गांधी सेकुलर थे ना। गांधी जैसा सेकुलरिज्म होना चाहिए कि जिसने कट्टरपंथी हिंदुओं को भी कह दिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं लूंगा और कट्टरपंथी मुस्लिमों को कह दिया मैं तुम्हारा साथ नहीं लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है विपक्ष के अंदर जिसका नुकसान हो रहा है, और 2024 में इनको नुकसान होगा। इनको कहना पड़ेगा कि भाई अगर हम सेकुलर हैं तो एक्चुअल सेकुलर हों। लेकिन सनातन पर आप चुप रहेंगे और सनातन को गाली दी जाएगी तो आपको सेक्युलर कौन कहेगा? ये बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। छत्तीसगढ़ में वीआईपीज अगर देखें तो रमन सिंह राजनांदगांव से जीत रहे हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस के पाटन से जीत रहे हैं और टीएस सिंहदेव भी अंबिकापुर से जीत रहे हैं। अगर आप रेणुका सिंह भी देखें तो वो भी हार रही हैं भरतपुर सोनहाट की सीट से। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। वसुंधरा राजे झालरापाटन से जीत रही हैं, अशोक गहलोत सरदारपुरा से जीत रहे हैं, सचिन पायलट टोंक से जीत रहे हैं, राजेंद्र राठौर जीत रहे हैं तारानगर से, राज्यवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा से जीत रहे हैं, दिया कुमारी विद्याधर नगर से जीत रही हैं, बाबा बालकनाथ तिजारा से ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त। इनका नाम मुख्यमंत्रियों में, भावी मुख्यमंत्रियों में लिया जा रहा है। सतीश पुनिया आमेर से जीत रहे हैं, प्रताप सिंह खचरियावास सिविल लाइन से कांटे की टक्कर में हैं, सीपी जोशी नाथद्वारा में हार रहे हैं, किरोड़ीमल मीना सवाई माधोपुर में कांटे की टक्कर में हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जीत रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से, दिव्या मदेरना
ओसियान से हार रही हैं और अगर आप शांति धारीवाल को देखें तो कोटा नॉर्थ से कांटे की टक्कर में है। हनुमान बेलीवार जीत रहे हैं खीवसर से। मानवेंद्र सिंह सिवाना से कांटे की टक्कर में है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। तेलंगाना की भी कुछ बातें बता दूं। केसीआर बीआरएस के कामोरेड्डी से हारते हुए नजर आ रहे हैं और गजवेल से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी भी कामरेड्डी से हार रहे हैं। कोंडगल से जीतते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कामारेड्डी में बीजेपी को फायदा हो रहा है। वाह क्या बात है। ये अनुराग भदौरिया जी, ये देखिए, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। जहां जहां कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टी लड़ेंगे वहां बीजेपी को फायदा होगा। तेलंगाना में ये है, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं। क्या होगा आगे चलकर? देखिए वो हमें लगता है कि दो पल खुश होने के लिए सबके लिए बहुत अच्छा है। ये एग्जिट पोल है, उसको ऐसे बताया जा रहा है जैसे एग्जिट पोल हो गया हो, और ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं बैठ के सब लोग यहाँ पे, जैसे लग रहा है कि सब कुछ इन्हें मालूम था। जब मालूम था तो पहले ही बता देते भैया, फिर इतना इंतजार क्यों कर लेते कि एग्जिट पोल आएगा तब ज्ञान दिया जाएगा। दरअसल में इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से नकार दिया है। पूरे पर हर राज्यों में आप देख लो, कुछ में भारतीय जनता पार्टी जहां अपना दम भरा करती थी कि मेरे सामने कोई नहीं है, हम अकेले चल रहे हैं और हमारे सामने सब हमारा तूफान है, तूफान में सब उड़ गए हैं। उड़ा तो कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की छतरी जरूर उड़ रही है, तो पकड़े घूम रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहीं भैया इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, सब पकड़े बैठे हुए हैं किसी तरह से, हमारी छतरी बची रहे। और फिर दूसरी की तरफ उंगली दिखा रहे, देखो उनकी उड़ गई है, उनकी उड़ गई है, तो लोगों की तरफ दिखा रहे हो अपनी पकड़े बैठे, हमारे दूसरों कह रहे उड़ गई। दिल को बहलाने को गालिब, ये भी ख्याल अच्छा है। आप कहेंगे अनुराग जी से? बस ये ख्यालों में जी रहे हैं, इन ख्यालों में जी रहे हैं। अनुराग जी से मैं क्या कहूं, अब ये बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो कोई बोलेगा। किसान ये उन्हीं पे वोट हुआ, ये उस बेलगाम डीजल इंजन की तरह है जो एक बार स्टार्ट होते हैं तो बंद ही नहीं होती। दिक्कत ये है ना इनकी। ये क्या खुद कहते हैं, खुद को समझ में नहीं आता, तब भी बोलते रहेंगे। जनता ने वोट, देखिए चुप नहीं रहेंगे, वोट नहीं दिया है, चुप होंगे ही नहीं है। अरे भैया चुप हो जाइए। अरे बोल ये रहा हो गया, चुप हो जाइए। मुद्दों पे जनता ने वोट दिया है। ये इनके नेता थे। अनुराग जी की गाड़ी निकल पड़ी है, रुक नहीं रही किसी स्टेशन। अरे आपके नेता की बात है, मजबूर नेता है। ब्रेक लगाइए अनुराग भदौरिया जी। हे प्रभु, ये नहीं रुकती है ना। अनुराग जी, नाविका जी, अनुराग जी, अनुराग मत कहिएगा और नाराज हो जाएंगे। नहीं, हमें अनुराग कह रहा हूँ, अनुराग कहिए तो मेरे बड़े प्रिय हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। अनुराग जी, सीधा सवाल, सीधा जवाब। अनुराग नहीं है, ये विराग है। डॉक्टर आलोक जी, ये अनुराग नहीं है, विराग है, विराग। अनुराग जी, किससे सवाल है? अनुराग जी से, आलोक जी? अनुराग भदौरिया जी से मेरा सवाल जी आचार्य जी। अनुराग भदौरिया जी सवाल है, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य रोज कहते हैं रामायण के पन्ने फाड़ दो, स्वामी प्रसाद मौर्य रोज कहते हैं, ये आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सहमत हैं आप इनसे? आपको बुरा नहीं लगता? मुझे जानता हूं कि आप बहुत संस्कारवान परिवार से परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मैं बोल रहा हूं, सुन तो लीजिए, है ना? अरे जवाब तो ले लीजिए। तो इसका नुकसान किसे होगा जरा बताइए मुझे। तो लीजिए, मैंने कहा देखिए आचार्य जी बता दीजिए। सुन ली आचार्य जी, सुन तो लीजिए आचार्य जी। मैंने आपको बोला कि आप अनुराग बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप सम्मानित हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है या पद में बड़ा है, मैं कभी नहीं बोलूंगा अनुराग। आप मेरे लिए सम्मानित भी हैं, मैं आपको परम इसमें करता हूं। आप इसको आप डिजर्व करते हैं। हमें बोल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए आप आपस में नोक झोंक करते रहिएगा और कहीं मलाई बीजेपी ना ले जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव लाजमी है कि इसका चुनावी नतीजा जो भी हो, बीजेपी हर जगह टक्कर में है, कम से कम ये आ रहा है। जीत जाए अगर 2 या 3 राज्य तो बड़ी बात होगी, और 2024 का क्या होगा फाइनल, ये तमाम पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा रहेगा। और आप देखेंगे 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और 4 दिसंबर से जद्दोजहद 2024 की शुरू हो जाएगी। हम आपके साथ रहेंगे। रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं, एरोप्लेन बुक हो रहे हैं, जरूरत पड़ेगी कि नहीं, लेकिन सब स्टैंड बाय पे हैं। आप भी स्टैंड बाय पे रहिएगा, क्योंकि सारी खबरें यहां चलेंगी टाइम्स नाउ नवभारत पर, क्योंकि हम हैं इलेक्शन न्यूज हेडक्वार्टर्स, और यहां इलेक्शंस में और राजनीति में क्या होगा सबसे पहले सबसे सटीक
हम बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे मेहमानों को भी और दर्शकों आपको भी। नमस्कार।